हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड वीडियो री एग्ज़ाम यूके ट्रिपल एससी द्वारा जो कराया जाना है उसके लिए हिंदी के कुछ टेस्ट श्रृंखला कर रहे थे, तो उसी में आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न। और एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। सहारा पुल्लिंग है, सूचीपत्र पुल्लिंग है, सियार भी पुल्लिंग है। इसमें जो परिषद है, परिषद भंग हो गई, ठीक है, तो ये यही एक स्त्रीलिंग है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। क्या विशेषण है, क्रिया है या अव्यय है। मैंने बताया है कि विशेषण का मतलब क्या हुआ। विशेषण के तुरंत बाद क्या हो जाता है, यदि संज्ञा लग जाती है तो ये विशेषण होगा, कोई भी संज्ञा लग जाए। और यदि नहीं लगती तो विशेषण नहीं होगा। तो प्रेम के बाद क्या कोई संज्ञा लगती है। प्रेम व्यक्ति, प्रेम आदमी, ठीक है, प्रेम वृक्ष, प्रेम नदी, कुछ नहीं है। प्रेम तो क्या चीज़ है, ये आपकी संज्ञा है और क्रिया नहीं है, ना ही क्या है, अव्यय है। तो कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। जितने भी विषयों के नाम हैं सब भाववाचक संज्ञा हैं, यानी गणित, विज्ञान, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, विषयों के नाम की बात कर रहा हूँ मैं। सब भाववाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि इन्हें हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ एहसास कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। या फाइल प्रबंधक तक पहुँचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य किस प्रकार का है। क्या इच्छा हो रही है, क्या नहीं, इच्छा नहीं, ठीक है। प्रश्न किया जा रहा है, नहीं। संकेत, नहीं, तो क्या है, आज्ञा दी जा रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक हो जाएगा। शैतान की आंत का अर्थ क्या होता है। तो शैतान की आंत होना, अत्यंत धूर्त व्यक्ति होना, बिल्कुल नहीं। अत्यंत नगण्य वस्तु होना, ठीक है, यानी कि जिसका कोई मूल्य ना हो। बहुत लंबी वस्तु, यही होगा इसका। शैतान की आंत का मतलब होता है जिसका कोई, यानी कि और छोर ना हो, यानी बहुत लंबी वस्तु। अत्यंत लाभदायक वस्तु, ये क्या चीज़ है, ये भी गलत है। तो हमारा सी उत्तर हो जाएगा, बहुत लंबी वस्तु। ब्रज भाषा है, ठीक है, पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी कहाँ बोली जाती है, ये उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर में बोली जाती है। और इसमें आती है अवधी, ठीक है, ABC बघेली, बघेलखंड में बोली जाती है। रीवा, सतना मध्य प्रदेश, और फिर छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो ABC यानी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, यही पूर्वी हिंदी के। बिहारी में 4 आते हैं, ठीक है। पहाड़ी हिंदी में 3 आते हैं। इसमें आती है नेपाली, गढ़वाली और कुमायूनी, ये आती हैं, ठीक है। अब बची कौन सी, अब बची एक और एक पश्चिमी हिंदी, ठीक है। तो ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की है। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां जो हैं वो बोली जाती हैं, ठीक है। इनमें जो पहली बोली है वह है ब्रज, ठीक है। दूसरी है खड़ी बोली, खड़ी बोली को ही कौरवी कहा जाता है, ठीक है। दूसरी खड़ी बोली है। तीसरी है हरियाणवी, ठीक है, हरियाणवी को ही बांगुरू भी कहा जाता है। चौथी है कन्नौजी। पांचवी है बुंदेली, बुंदेलखंड के आसपास में बोली जाती है, ठीक है। तो ये हो गई कौन सी, ये पश्चिमी हिंदी की 5 भाषाएं। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी,
कन्नौजी और कौन सी, ये आपकी बुंदेली। ठीक है, चलिए बिहारी में तो बताना नहीं है। ठीक है, बिहारी में कौन सी आती है? तो बिहारी में आती है मैथिली, जो मिथिला के आसपास बोली जाती है। मगही पटना के आसपास बोली जाती है। ठीक है, और एक जो सबसे प्रचलित है, जो भारत के साथ साथ कहाँ पर विदेशों में भी बोली जाती है, ठीक है, वो है भोजपुरी। भोजपुरी बिहार में नहीं, बल्कि भोजपुरी का जो ज़्यादा क्षेत्र है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश और बिहार का लगता हुआ जो बॉर्डर वाला पूरा इलाका है, ठीक है, बनारस से लेकर के और नेपाल तक के तलहटी तक, गोरखपुर वगैरह सब कुछ, सब जगह क्या बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। ओके, चलिए अगला है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? गुप्त, ब्राह्मी, देवनागरी लिपि और नागरी लिपि। नागरी, ब्राह्मी, गुप्त। तो नागरी तो बाद में आएगी, ठीक है, तो शुरुआत में है नहीं। ब्राह्मी, गुप्त, नागरी लिपि और देवनागरी। गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मणी लिपि और देवनागरी लिपि। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी से गुप्त लिपि, ठीक है, गुप्त का मतलब होता है, ठीक है, इसी को ही, और इसके बाद नागरी, नागरी के बाद देवनागरी, ठीक है, ये आती है। तो ब्राह्मी से इसका क्या हुई है? नागरी और देवनागरी लिपि का हुआ है वो उत्पत्ति, यानी विकास। इसी को ही जो गुप्त लिपि है उसे कुटी लिपि भी कहा जाता है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, सहोदर तो एक ही माता के पुत्र, ठीक है, और इसका होता है अन्योदर, यानी कि जो दूसरे उदर से उत्पन्न हुआ हो। औरस का जो विलोम होता है, ये यानी कि ये दोनों एक दूसरे का विलोम है, सहोदर, अन्योदर। औरस का होता है जारस, ठीक है, विलोम शब्द। देवदत्त के बाण से पक्षी को उठाकर सिद्धार्थ उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगे, ठीक है। तो हत या आहत, तो आहत होता है, हताहत नहीं, ठीक है, आहत होता है, ठीक है, हत और आहत, ठीक है, यानी कि हत का मतलब मरा हुआ, हताहत, ठीक है, यानी कि चोट पहुंचाया गया और मार दिया गया। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा आहत। तो देवदत्त के बाण से आहत पक्षी को उठाकर सिद्धार्थ ने उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा? तो उर्वर का क्या होता है? ऊसर। उर्वर का मतलब जहाँ पर खूब पैदा होता हो, ऊसर का मतलब है जहाँ पर कुछ न पैदा होता हो, ठीक है। उत्कृष्ट का विलोम होता है निकृष्ट। उत्मर्ण का होता है अधमर्ण। अतिवृष्ट का होता है क्या? अल्पवृष्ट, ठीक है, या अनावृष्ट, ठीक है, अनावृष्टि। जल या समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? दावानल। जंगल में लगने वाली आग। जठराग्नि, पेट में लगने वाली आग, यानी कि जिसे हम भूख बोलते हैं। 3 प्रकार की आग होती है, ठीक है, ये भूख हो गई। जल प्रपात, ये तो कोई है ही नहीं है। अब है बड़वानी, यानी पानी में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? बड़वाग्नि कहा जाता है, या समुद्र में लगने। तो आग 3 प्रकार की होती है, दावाग्नि, जठराग्नि और बड़वाग्नि। दावाग्नि जंगल में लगने वाली, जठराग्नि पेट में लगने वाली यानी भूख, और बड़वाग्नि पानी में लगने वाली। तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्या? डी। गरीबों को वस्त्र दो, ठीक है, इसमें कारक कौन सा है? तो गरीबों को वस्त्र दो में जो कारक है वो क्या है? संप्रदान है, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या करना है? प्रदान करने की बात आ रही है, तो संप्रदान कारक हो जाएगा। दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ठीक है, दामिनी का क्या वर्षा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। नीरद,
नीरद का मतलब होता है नीर और दा देने वाला, ये होता है बादल का पर्यायवाची। पानी में जितने भी पानी के क्या हैं पर्यायवाची हैं, उनमें द लगा दीजिए, बादल बन जाएगा। ठीक है, ज लगा दीजिए तो जन्म लेने वाले कमल हो जाएगा। बादल तो पर्यायवाची होगा नहीं, तो अब क्या बचा, विद्युत। तो दामिनी का जो पर्यायवाची होगा वो विद्युत होगा। दामिनी है, चपला है, चंचला है। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय की बात कर रहा है। देखिए मूल शब्द है सावधान, सावधान, और इसमें क्या लगा दिया गया, ई लगा दिया गया, तो बन गया सावधानी। तो हमारा जो क्या हो गया, प्रत्यय हो गया वो ई हो गया। अब कुछ लोग इसमें आनी भी कह सकते हैं, आनी नहीं है, सावध कोई शब्द नहीं होता, सावधान मूल शब्द है और उसमें आनी लगा दिया गया, सावधानी बन गया। निशाचर में कौन सा समास है, तो निशी। ठीक है, निश का मतलब है रात्रि। ठीक है, निशा में क्या करने वाला, चरण करने वाला, चलने वाला, घूमने वाला, कौन होगा, निशाचर। ठीक है, तो इसमें क्या खासियत होगी, ठीक है, इसमें ये अर्थात क्या होते हैं निशाचर, अर्थात राक्षस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक है, नन समास में होता है जिसमें इनकार करना हो। ठीक है, जैसे क्या हो, न सत्य या असत्य। ठीक है, यानी जो सत्य ना हो उसे क्या बोलते हैं, वहाँ नंस होता है, यानी जहाँ पर इनकार की भावना का बोध होता है वो नंस समास होता है वहाँ पर। अव्ययी भाव जहाँ पूर्णता का बोध होता है, यथाशक्ति। ठीक है, प्रतिदिन, तो यथा प्रति आदि शब्द क्या होते हैं, आते हैं। आता है आजन्म। ठीक है, आमरण, कर्मधारय जिसमें एक विशेषण और विशेष्य का संबंध पाया जाता है, जैसे नीलकमल, नीलकमल, तो कमल की विशेषता बता रहा है नीला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसमें कर्मधारय हो जाएगा। ओके, ये लिखा है विश्वामित्र। विश्वामित्र का संधि विच्छेद का होगा, क्या विश्व और मित्र होगा, नहीं, बिल्कुल गलत है। विश्वा और मित्र गलत होगा, नहीं, ये भी गलत है। विश्व और मित्र होगा, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ दीर्घ संधि है। तो यहाँ हो जाएगा विश्व और अमित्र, यानी आ और आ मिल करके आ बन जाएगा, तो विश्वामित्र। क्योंकि विश्व और अमित्र जो है ये विश्वामित्र हो जाएगा, दीर्घ संधि। ठीक है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, अपवाद, इसमें अपशब्द है। ठीक है, पराजय। ठीक है, इसमें परा और जय अलग अलग है, प्रभाव। ठीक है, इसमें प्रा उपसर्ग है, लेकिन ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है, तो ओढ़ना हमारा क्या है, उपसर्ग रहित है। और इनमें सब में जिसमें है वो मैंने बता दिया कौन कौन सा उपसर्ग है। छा ध्वनि का उच्चारण है, ये चाछा है ना, तो चा क्या चीज़ है, ये होता है तालव्य। ठीक है, तो ये तालव्य होता है, तो हमारा जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तालव्य। स्पर्श ध्वनियों के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, ओष्ठ में आते हैं पा वर्ग वाले, तो जितने भी चा वर्ग वाले हैं, चा छा जा झा, यहाँ क्या है वो, ये तालव्य के अंतर्गत आते हैं। ओष्ठ में पा वर्ग आता है। ठीक है, दंत में क्या आते हैं, दंत में आते हैं ता वर्ग। ठीक है, कंठ आता है का, तो और अब एक रह गया कौन सा, वो हो गया कठोर तालव्य। ठीक है, तो कठोर तालव्य या जिनको हम क्या बोलते हैं, वो टा वर्ग। ठीक है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। श्रृंगार,
बिल्कुल गलत है। श्रृंगार, ध्यान दीजिए, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। श्रृंगार जो है इस तरह से लिखा जाता है, तो ये श्रृंगार बिल्कुल गलत है। इसके बाद है श्रृंगार, ठीक है, ये भी गलत है। ये शिगार है, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो इनमें से जो सही वर्तनी है वो क्या है? कोई सी भी नहीं है। तो गाइस ये थे, ठीक है, हमारे 20 प्रश्न। अभी इसमें पत्र का और जो साहित्यकार हैं वो अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, ठीक है। अब अगले जो यानी कि प्रश्नों की श्रृंखला शुरुआत करूँगा, तो उसमें जो हमारे साहित्यकार भी हैं और पत्र संबंधी, ठीक है, उसके भी प्रश्न सम्मिलित करना प्रारंभ कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए। यदि आप लोगों को किसी हिंदी में या किसी और सब्जेक्ट में किसी विषय यानी कि किसी टॉपिक विशेष पर यदि आपको चाहिए कि यानी कि कोई एक क्लास ले ली जाए, तो आप लोग बताइए, उस पर वीडियो बना कर डाल दूंगा, या तो फिर मैं यूट्यूब पर लाइव क्लास ले लूँगा, ठीक है। तो और एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।